हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। और आज हम लोग बहुत ही एक सीरियस इशू पे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। संतोष यादव जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितेंद्र कुमार जी जाने माने पत्रकार हैं, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबों का अनुवाद भी किया है, बहुत बड़े लेखक भी हैं। और हम सब लोग इनकी लेखनी से सीखते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि ओबीसी कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको जो मेडिकल में उनको रिजर्वेशंस नहीं मिल रही है। बात यह है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, या फिर चाहे आप दांत के डॉक्टर बने या शरीर के डॉक्टर बने, जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं, तो उसके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनईईटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नीट। तो ये है कि ये ऑल इंडिया टेस्ट होता है, जिसमें आपको पास करना होता है। और पास करने के बाद क्या है कि इसमें बच्चों को फिर उसके बाद उनको कॉलेज अलॉट किया जाता है। और इसका सिस्टम यह है कि इसमें जो स्टेट्स में जितने भी कॉलेजेस हैं, उनको एक खास प्रतिशत में सीट्स जो हैं वो एनईईटी के थ्रू सेंटर को देना होता है। लेकिन अभी अभी ये बात का खुलासा ये हुआ है कि तकरीबन 1000 से ज्यादा सीटें ओबीसी की ये पूरी नहीं हो पा रही है। फिर से ओबीसी के छात्रों के साथ अन्याय है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 12 जून को हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने एनईईटी के एग्जाम की घोषणा कर दी। लेकिन उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि क्या इसके ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। और हजारों बच्चों का जो करियर है वो खराब हो रहा है। और एक ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं वो फिर से मजबूत हो रही हैं। संतोष जी, आप ही बताइए, हमको समझाइए ये पूरा मामला क्या है। धन्यवाद अभय जी। देखिए, पहले भी ये होता था कि पहले सीबीएसई एग्जाम करवाता था मेडिकल एंट्रेंस का। ये जो 15% यूजी का सीट सरेंडर करते हैं स्टेट, और 50% पीजी का करते हैं, तो सीबीएसई उसका उसका एग्जाम करवा देता था, एंट्रेंस एग्जाम, उसकी काउंसलिंग करा देता था, और बाकी ऑल इंडिया के बच्चे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर एडमिशन ले लेते थे। अभी क्या हुआ, नीट के थ्रू ये एग्जाम होना शुरू। तो नीट के थ्रू एक दो इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट छोड़ के बाकी सारे सेंट्रल मेडिकल सेंट्रल इंस्टीट्यूट, और प्लस 15% यूजी का सेट जो हर स्टेट सरेंडर करता है कि उसका नीट से एग्जाम हो, और 50% पीजी का सीट जो कि वो सरेंडर करता है स्टेट, उसकी परीक्षा जो है नीट करवा रहा है ऑल इंडिया। अभी क्या हुआ है कि जो इसमें एक चीज समझने की जरूरत है, नीट में वो सीट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट की है, जैसे एम्स के जैसे, एम्स तो अपना अलग से करवाता है, उसमें तो आरक्षण 27% मिल रहा है। लेकिन जो 15% सीट स्टेट सरेंडर करता है उसकी परीक्षा नीट करवा रहा है, और 50% पीजी का जो सीट है उसकी परीक्षा करा रहा है, उसमें रिजर्वेशन नहीं मिल। उसमें रिजर्वेशन न मिलने का कारण, संसद में धर्मेंद्र यादव जी ने और शिवाजी राव ने एक सवाल पूछा था 2017 में कि आखिर में ये क्या कंडीशन है आप रिजर्वेशन देने का। तो उसमें सवाल के जवाब में भी जो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा था, क्योंकि जो मैटर है 27% आरक्षण का, वो सब ज्यूडिस है सलोनी कुमारी केस में, सब ज्यूडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसलिए अभी तक इसमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ये चोरी 2017, 18, 19 इतने दिन चलती रही कि अब तक 11,000, करीब 11,000 से ज्यादा सीट का नुकसान ओबीसी को हो चुका है। जब इस पे तमिलनाडु तमिलनाडु का स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु के लोग जब जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट में, तो मद्रास हाई कोर्ट में दो रास्ता देता है, दो रास्ता बताता है। एक तो कहता है कि या तो आप इन सीटों पर जो 15% सरेंडर यूजी की सीट करती है स्टेट, और 50% पीजी की करती है, या तो इन पर यूनिवर्सल जो है रिजर्वेशन लगा लीजिए, या तो फिर स्टेट को दे दीजिए, स्टेट अपने पॉपुलेशन के हिसाब से इस पे रिजर्वेशन लगा ले। ये बात जब इस बात पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम इस बात को लॉ कमीशन को भेजेंगे, और लॉ कमीशन में हम जा कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसको इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया। अभी ये बहुत उम्मीद थी, अभी ये बहुत उम्मीद थी कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस रिजर्वेशन को लागू कर देगा, और सबको जो अभी तक नुकसान हो रहा था ओबीसी को, वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन 12 जून को, जैसा कि अभय जी ने जिक्र किया, कि 12 जून को हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट की परीक्षा होगी, और उसमें लिख दिया गया है एक लाइन में
क्योंकि मामला सब ज्यूडिस है ओबीसी रिजर्वेशन का, इसलिए बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए ये परीक्षा कराई जाएगी और फिर ओबीसी अपने हक से वंचित रहे। यहां पर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है वो सब ज्यूडिस नहीं है? उसके बारे में केस नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, विभिन्न हाई कोर्टों में उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया है? क्या ये अगर 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 मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है कि आपके पास दो तरीके हैं, आप दो तरीके से इसको चाहे तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए, तो उसको उसको आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट को मानने में क्या दिक्कत होती है? या सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटा सा अमेंडमेंट कर सकता था इस 4 साल में। आप सोचिए कि जो सलोनी कुमारी केस है वो 2015 का केस है, 2015 से लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, 20 हियरिंग के बाद भी अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। तो इतने अगर ये 20 साल तक केस चलता रहा तो ओबीसी को 20 साल तक आरक्षण नहीं मिलेगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि छोटा सा अमेंडमेंट करके इसको हम संसद के द्वारा कर दें, जैसा कि रोस्टर के मामले में किया गया? रोस्टर पे जितनी बातें, जितनी कंफ्यूजन बनी हुई थी पूरे इंडिया में, अंत में क्या हुआ? पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ और सारी चीजें क्लियर हो गई कि अब 13 पॉइंट रोस्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 200 पॉइंट रोस्टर पे अपॉइंटमेंट होंगे। तो ये एक इस समय हवा चल रही है, एक बहार आई हुई है कि ओबीसी कैबिनेट है, हमारे प्रधानमंत्री जी सेल्फ मेड ओबीसी हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी कैबिनेट में तो ओबीसी कितनी हिस्सेदारी है। जब देश का शिक्षा मंत्री एक ओबीसी बनाया गया है और उसी दौरान वही ये अनाउंस करता है कि बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए नीट पे परीक्षा। लेकिन जब यह हल्ला मचा है तब थोड़ी सी बातें बाहर आई, जैसे हम लोग भी इस चीज को इतनी बारीकी से न जानते थे, न इस चीज को इतनी बारीकी से समझने की कोशिश करते। यहाँ पे अभय जी एक चीज और मैं बताऊंगा कि ये जो सरेंडर सीट होती थी 15% और 50%, इसमें SC ST को भी पहले आरक्षण नहीं मिलता था। अभय कुमार के केस में ये आरक्षण इनको 2007 से SC ST को मिलना शुरू हुआ, लेकिन वो भी उस लड़ाई के बाद। तो ये किसकी मंशा है? क्या इसमें ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो बातें बताई, क्या उस चीज को फॉलो करते हुए यूनिवर्सल कोटा नहीं दिया जा सकता था? तो ये जो उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा है वो दिखाती है कि वो इसमें आरक्षण नहीं देना चाहते, इसको डिले करना चाहते हैं। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा, चाहे वो आरक्षण का मामला मध्य प्रदेश में हो, 27% ओबीसी का आरक्षण का मामला जो कमलनाथ गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की, चाहे वो आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ में हो जो वहां की कांग्रेस सरकार ने देने की कोशिश की, चाहे महाराष्ट्र में वो देने की कोशिश हो, उन सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि जुडिशरी ने कौन सा एक सेट प्रॉपर स्टेब्लिश पैटर्न को अपनाया है कि डिले करो, उसपे कोई डिसीजन मत दो, उसको छोड़ दो। अब बताइए सलोनी कुमारी का जो केस, सलोनी कुमारी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सलोनी कुमारी कोर्ट में इसलिए नहीं गई थी कि 27% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ओबीसी को। सलोनी कुमारी के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गई थी कि अच्छे से ढंग से 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, और उस चीज को बेस बनाकर पार्लियामेंट में अगर हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि मामला सब जुडिस है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहा जाएगा? जो मतलब कि हम गए थे अपना न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ उसी को आधार बनाकर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप समझिए कि अगर जात जनगणना को इससे जोड़ लीजिए, जात जनगणना न होने के कारण ओबीसी को हमेशा इसका नुकसान झेलना पड़ता है कि जब कोई चीज मामला नया जाता है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण के केस में, तो क्या होता है कि आपके पास इंपीरिकल डाटा है क्या, कितने ओबीसी हैं, किस बेस पे आप देना चाहते हैं, क्यों दे रहे हैं, ये नया कास्ट क्यों इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इनका क्या आधार है इनको आरक्षण देने का? ये कहां से दिया जाएगा? ये तो तभी दिया जाएगा जब देश पे ये क्लियर होगा कि कौन सी जात है, कितनी आरक्षण है, कितना किसने लिया है, कितना किसने खाया, ये सब क्लियर तो तभी होगा जब जात जनगणना हो। जब आप आप बताइए कि हम एक सवाल करते हैं लोगों से कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों दिया गया? 10% क्यों? 9% क्यों नहीं हुआ? 7.5% क्यों नहीं हुआ? 3.5% क्यों नहीं हुआ? 11% क्यों नहीं हुआ? 12% क्यों नहीं हुआ? आखिर में ये आपने कौन से डाटा, कौन से जात जनगणना हुई है, कौन से आपके इंपीरिकल डाटा हैं जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि हम 9%, हम या 10% जो है आरक्षण दे रहे हैं, 10% डब्ल्यूएस को?
आखिर में एसटी को आरक्षण मिलता 7.5%, 7% कर देते, 8% कर देते। जब ऐसे ही देना तो थमा दीजिए। अब समस्या ये देखिए अभय जी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में ये है कि बहुत से स्टेट हैं जहां पे सवर्ण की, मतलब जिनको ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के अंडर में जो लोग बेनिफिशियल लोग हैं, उनकी आबादी 3 से 4% नहीं है। जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, और वहां पे आप 10% आरक्षण दे रहे हो। तो ये दोनों चीजों में अप्रोच है, चाहे वो सरकार का अप्रोच हो या फिर सेंट्रल, चाहे वो जुडिशरी का अप्रोच हो, इंडियन जुडिशरी का, कैसे लोग बैठे हैं, क्या सोच के बैठे हैं, किस मानसिकता को बैठेंगे, इन दोनों के अप्रोच को आप देखेंगे तो नीट वाले मामले से ये क्लियर हो जाता है कि हम इनके इंटेंशन पे सवाल उठा सकते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है, इनके दिमाग में चल क्या रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो ओबीसी आरक्षण के को किस तरह से देख रहे हैं। जी, हम एक सवाल फिर आपसे लेंगे, लेकिन पहले जितेंद्र जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आएंगे संतोष जी आपके पास। सर, मैं भी इस मुद्दे पे जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये ही एक संस्था है जो थोड़ा बहुत डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है किस तरह से ओबीसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इनके डाटा के मुताबिक 4,842 40,842 सीट जो हैं सेंटर को मिले हैं स्टेट से, और उसमें ओबीसी के सीट्स बनते हैं 11,027, जिसको कि वो घपला कर लिया गया है। तेजस्वी जी जो प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में आरजेडी के, उन्होंने ट्वीट करके इस मामले को उठाया है। सोनिया जी का एक बयान 2020 में मैंने देखा कि उन्होंने सेंटर को लिखा कि भाई इसको आप लागू कीजिए। और एक स्टोरी और आई थी आपको, जो अब बैकवर्ड कमीशन है उसने कहा कि वो सेंटर से वक्त ले रहा है इस बारे में कि आप क्यों नहीं रिजर्वेशन देते हैं। तो देश में 50-60% कम से कम ओबीसी की आबादी है। उस इतने बड़े मतलब जनसंख्या के साथ, इतने बड़े आबादी के साथ, आवाम के साथ इस तरह से छुरा घोंपा जा रहा है। 2016-17 से ही कहानी चल रही है, 18 से कहानी चल रही है, और बिल्कुल 2-3 स्टोरी ही नेट पे मिलती है। तो क्या कहाँ हैं लोग, मतलब जो भी ओबीसी के हितैषी कहिए, या ओबीसी के ऊपर रिसर्च करने वाले लोगों को कहिए, या ओबीसी से जुड़ी हुई पार्टियों को कहिए, या ओबीसी समाज में पैदा होने वाले लोग, या जो सोशल न्याय के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो लोग कहाँ चले गए सारे के सारे लोग? सर नहीं वो अवैध जी, एक इंटरेस्टिंग ये है कि मोदी जी ने तो 27 मंत्री ओबीसी के बना दिए। 27% तो मतलब आरक्षण की बात थी, 27 मंत्री बना दिए। तथाकथित ओबीसी के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी हैं, राष्ट्रपति दलित हैं। मतलब इससे ज्यादा ओबीसी नुमा कोई चीज आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए अब ओबीसी खुश है इस बात से कि हम मंत्री हो गए। अब एक ग्रुप को मैं जानता हूं, वो यादवों का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, और उसमें भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाए जाने को लेकर इस तरह से ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है कि लगता है कि आज तक 75 साल में पहला यादव है जो कैबिनेट मिनिस्टर बना है। जबकि लक्ष्मण यादव ने लिखा कि सर, और एक एडवर्टीजमेंट भी आया था, एक एडवर्टीजमेंट भी उन्होंने, एक पेज का एडवर्टीजमेंट भी मैंने एक हिंदी अखबार में मैंने देखा, जिसमें भूपेंद्र यादव जी को तारीफ करते हुए कुछ तथाकथित यादव लोगों ने अपना नाम दिया था, बड़ी सी पिक्चर आई थी। तो मैं यही सोच रहा था कि जो लोग कहते हैं कि जातियां खत्म हो गई हैं इसलिए सब कुछ खत्म कर दो, अभी कोर्ट का भी बयान आया था, कहाँ जातियां खत्म हो रही हैं? नहीं अभय जी, वो तो खैर जो है, लेकिन वो जो ग्रुप है यादवों का, वो यादव इंटेलेक्चुअल्स है। मतलब प्लीज इसको कंसीडर करिए। यादव इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप में भूपेंद्र यादव को इस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि आजादी के बाद पहला यादव कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना है। ठीक है, जब ये रोस्टर वाली बात चल रही थी तो उन्होंने, लक्ष्मण यादव ने लिखा भी है कि हम लोग गए थे कई टीचरों के साथ मिलने के लिए भूपेंद्र यादव से। तो भूपेंद्र यादव ने कैटेगोरिकली कहा उन लोगों से कि देखिए, हम सामाजिक न्याय वाले यादव नहीं हैं, हम संघ वाले यादव। हाँ, मैं भी था, मैं भी था। हाँ, तो अब मैं भी था साथ में। उन्होंने कहा कि हम वो वाले यादव नहीं है, मतलब सामाजिक न्याय वाले किसी भी यादव। सामाजिक न्याय ये देखिए कहाँ आके फिक्स हो रहा है। तो हर एक जाति में आप पिछले मतलब एक तो पहली बात आप देखेंगे कि ओबीसी की अवधारणा
पिछले 30 वर्षों की है, मतलब पॉलिटिकली इस रूप में, मतलब 90 के बाद मंडल लागू हुआ, उसके बाद ओबीसी एक बनना, मतलब राजनीतिक रूप से बातें हो रही थी, लेकिन आप ये भी देखेंगे उस पे कि उससे पहले 90 से पहले जब हम लोग बच्चे थे और बड़े हो रहे थे, तो पूरे समाज में दो तरह की चर्चा होती थी, अगड़ा पिछड़ा। लेकिन मंडल लगने के बाद जो दो सबसे कंसस प्रदेश थे, जहां सबसे जागरूक लोग थे, वहां पिछड़ों का नेतृत्व यादवों के हाथ में आया। यूपी में मुलायम सिंह के हाथ में और बिहार में लालू यादव के हाथ में। और पॉलिटिकली इसको आप देखें तो एक बड़ा कदम भी कह सकते हैं, और दूसरा कह सकते हैं कि वो बहुत ही विध्वंसक कदम भी था। आरएसएस ने उसको बहुत ही, जो सबसे सेंसिटिव प्रदेश थे, वहां पर पूरी लड़ाई को, पिछड़ों की लड़ाई को, यादव वर्सेस कुर्मी, यादव वर्सेस कोरी, यादव वर्सेस तेली, जो पहले अगड़े और पिछड़े की लड़ाई थी, उस लड़ाई को यादव वर्सेस पिछड़ों में बांटा। ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की भूमिका नहीं थी, उनकी भी असफलता थी, जिससे कि उन्होंने पूरा अवसर दिया और आरएसएस को, बीजेपी को खेलने का अवसर दिया। तो एक परेशानी ये हुई, मतलब इस सोशल जस्टिस फोर्सेस के साथ, कि उन्होंने लोहिया को सुना था, कभी लोहिया को पढ़ा था, या लोहिया के शिष्यों को पढ़ा था, या कर्पूरी ठाकुर के शिष्यों को पढ़ा था, या कर्पूरी ठाकुर के रह के जो उन्होंने राजनीति सीखी थी। 90 में जब 91 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो उनका सामाजिक न्याय, आरक्षण, दलितों को हक, ये सब कुछ बातें थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ ही पूरा सिलेबस ही बदल गया इसका, पूरे बहस का। तो उस ग्लोबलाइजेशन से कैसे पार पाए, वो ओबीसी और दलित लीडरशिप के हाथ में ही नहीं था। वो उसको समझ ही नहीं पाया कि उसको काउंटर कैसे किया जाए। इसलिए आप लालू यादव के पहले कार्यकाल को देखेंगे 90 से 95 में, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोले उनके समय में। लेकिन 95 से लेकर 2005 तक, जब तक राबड़ी जी और लालू जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, वहां पर स्कूल खुलने बंद हो गए, निजीकरण होना शुरू हो गया, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो सारी चीजें इस रूप में वहां पर हुई, मतलब यूपी बिहार में, और वहां पर कांसीराम जी की एंट्री हुई। हालांकि एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि कांसीराम जी ने सबसे ज्यादा लड़ाई मंडल आयोग को लागू करने के लिए बसपा ने लड़ी थी। वो जो DS4 था, उनका लगातार आंदोलन कर रहे थे, और 2.5 साल 1990 के चुनाव से पहले 2.5 महीने तक सिर्फ दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया था। और ये लड़ाई 2.5 साल से मंडल आयोग लागू करो चला रहे थे, यूपी में खास करके, और दिल्ली में, पंजाब का भी कुछ एरिया था। तो अब दिक्कत ये हुई कि सामाजिक रूप से जितने भी जागरूक हुआ वो प्रदेश, बिहार और यूपी, दिक्कत ये रही कि कास्ट को इन लोगों ने, आरएसएस बीजेपी ने इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि हर जात को अलग कर दिया, मतलब यादव वर्सेस अदर का कर दिया। और इन लोगों के पास कोई इस तरह का शार्प विजन नहीं था कि इस ग्लोबलाइजेशन को हम कैसे काउंटर करें। तो आप देखेंगे कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसी में कोलैप्स कर गए। पटना कॉलेज, मतलब पूरे लालू राबड़ी जी के 15 वर्षों के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी तो बने, यूनिवर्सिटी का विभाजन हुआ, नामाकरण भी हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि पूरे 15 वर्षों में 596 मतलब 600 से कम हायर एजुकेशन में टीचरों की बहाली हुई है। अब अंदाजा लगाइए कि मेरा अनुमान है, कोई इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि लगभग उस दौरान, इन 15 वर्षों में 3000 के करीब टीचर्स, मतलब हायर एजुकेशन वाले प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर टाइप के लोग रिटायर हुए, और बहाली 600 लोगों की हुई। तो हायर, मतलब इन लोगों को, पूरे ये जो दलित ओबीसी फोर्स है, उनको पता ही नहीं चला कि जब तक हम इनको अपने कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर को हम एजुकेशन नहीं देंगे, जब तक हम उनके लिए हेल्थ को इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक वो हम आगे लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मतलब लग रहा था कि विकास माने रोड ही इन लोगों को विकास लग रहा था, हेल्थ केयर बेहतर हो वो उनको विकास नहीं लग रहा था, प्राइमरी एजुकेशन खुले ये उनको विकास नहीं लग रहा था। और जब मंडल लागू हुआ, तो मंडल तो सिर्फ नौकरी में लागू हुआ। मंडल कमीशन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ज्यादातर ओबीसी लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूं, ओबीसी जो स्कॉलर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं,
ज्यादातर ओबीसी लीडरशिप ने मंडल कमीशन की अनुशंसा को नहीं पढ़ा है, सिर्फ उन्होंने आरक्षण की बात की, लेकिन लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने की बात थी, पिछड़े तबके के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की बात थी, उनको हॉस्टल में रखकर पढ़ाने की बात थी। ये सब कोई काम ही नहीं हुआ। मंडल माने सिर्फ और सिर्फ इस पर बात होती है कि वो आरक्षण है। एक्चुअली वो आरक्षण तो उसमें से जो सुझाव थे 38 में से, उसमें से एक पॉइंट है कि आरक्षण दिया जाए। पहले बीपी सिंह के समय में डिफेंस में उसको काटा, तरह तरह से बीपी सिंह ने लागू किया और बीपी सिंह उसको काटते चले गए। तो दिक्कत ये रही कि जो ओबीसी को एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होना चाहिए था, लगभग 60% से ज्यादा आबादी है ओबीसी की, उसको टुकड़ों में बांट दिया गया। और मैंने आपको उदाहरण दिया है कि जब भूपेंद्र यादव के ग्लोरिफिकेशन पर पूरा यादव समाज इस तरह से है, खुश है, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं, तो तब आप समझिए कि वो लड़ाई लड़ेगा कौन, ओबीसी की लड़ाई कौन लड़ेगा, ओबीसी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। और इसलिए आप देखेंगे कि मतलब आरजेडी को मैं एक तरह से कुछ क्रेडिट जरूर दूंगा कि जब उन्होंने सवर्णों के लिए आरक्षण की बात की थी, तो नॉर्थ इंडिया की एकमात्र पार्टी राजद थी जो डीएमके के साथ पार्लियामेंट में विरोध किया था उसका। आप अंदाजा लगाइए कि मतलब बसपा जैसी पार्टी वो आरक्षण के पक्ष में थी। समाजवादी पार्टी जो पूरा अपने को लोहिया 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 के बारे में, मतलब लोहिया का नारा था, पिछड़ा पावे 100 में 60, संसोपा ने बांधेगा, पिछड़ा पावे 100 में 60। सर मैं भी यही सोचता हूं कि जब अगड़ी जातियों को जब आरक्षण मिल जाएगा तो फिर आरक्षण का मतलब क्या हुआ? नहीं, आरक्षण एक देखिए एक वैल्यू सिस्टम भी है। आरक्षण सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन नहीं है। दिक्कत यह है कि आप बहुत से ओबीसी को पाएंगे कि आरक्षण का लाभ लेता है और आरक्षण के खिलाफ खड़ा होता है। अब इनको ये नहीं पता कि ये आरक्षण आपको इसलिए मिला है कि आप समाज के लिए कुछ करें। और ओबीसी में ये आप जो आईएएस बना है, उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है आरक्षण के लिए। ये कमिटमेंट आप दलितों में पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि वो समाज का एहसान है उनके ऊपर, इसके चलते मिला है। तो ओबीसी पूरा लीडरशिप जो है, और इंटेलिजेंसिया तो अभी तक तैयार ही नहीं हो पाया ठीक से, लेकिन ओबीसी लीडरशिप और ओबीसी ब्यूरोक्रेसी सबसे ज्यादा मोरली करप्ट एक ग्रुप है। और उसके भरोसे आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं ओबीसी का। किसी भी ओबीसी लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, उनके यहाँ जाइए तो उनके यहाँ मतलब कोई गंभीर बात आप नहीं सुनेंगे। उनके यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी चला जाए तो उनसे वो चिढ़ जाते हैं। जी सर। ये पूरे तो हम जी दोस्तों, संतोष भाई ने इस मामले को बहुत बारीकी से हमको समझाया, और जितेंद्र सर ने हम लोगों को एक पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली और इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इस सारी चीजों को बताया। सर ये आखिरी सवाल है आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वे अहेड क्या है, आगे का रास्ता क्या है? संतोष भाई आप बताइए, और जितेंद्र जी आपसे भी पूछेंगे। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, कुछ कमेंट्स हो, तो उसको बहुत ही ब्रीफ में आप दे सकते हैं। जी, इसका आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? जी जी संतोष भाई पहले आप। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज म्यूट है, म्यूट है। हाँ, अबे भाई, जैसे कि जितेंद्र सर ने बोला, जो बातें उन्होंने कही है अभी, और कि जब किस बेस पे आरक्षण मिल रहा है और किस लिए मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। आपको जिस चीज के लिए आरक्षण मिला है, अगर आप उसके संवाहक, अगर आप उसके विकल नहीं बनते हैं, तो नो डाउट ये समाज, जो ओबीसी समाज है, वो बिखरना निश्चित था। जो लोगों ने फायदा पाया वो बिखर गए, चाहे पॉलिटिकल फायदा पाया है, वो लोगों ने दूसरे को फायदा देने से वंचित रखा, और जो लोग आरक्षण का फायदा लेकर नौकरी में पहुंचे, उन लोगों ने भी वही काम किया कि समाज के लिए उन लोगों ने मुड़कर नहीं देखा। आज एससी एसटी के खिलाफ, अगर एससी एसटी के आरक्षण के खिलाफ अगर ये काम हुआ होता जो ओबीसी के खिलाफ हो रहा है पिछले 5 साल से, 4 साल से नीट में, तो वो सड़क पर दिखता। लेकिन ओबीसी में आप देख रहे होंगे कि आपने एक जिक्र किया, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, उसके अलावा कोई, मतलब वैसे अगर आरजेडी को छोड़ दीजिए या डीएमके को छोड़ दीजिए, स्टालिन की पार्टी, तो कोई बोलने वाला नहीं। और बात हो रही है कि ओबीसी कैबिनेट, ओबीसी प्रधानमंत्री,
ओबीसी शिक्षा मंत्री। तो अगर कोई बोलने वाला नहीं है, अगर उसको कोई इससे मतलब नहीं है, और फिर भी अगर वो हमारा वोट पा ले रहा है जात के नाम पर या किसी प्राइड के नाम पे, जात के प्राइड के नाम पे, तो मुझे लगता है कि हमारा हश्र यही होने वाला था। कि अरब में कहा जाता है कि जो जैसा होता है उसके ऊपर वैसे ही शासक मुसलसल कर दिए जाते हैं, वैसे ही शासक उनको दे दिया जाता है। तो अगर आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है, मोदी सरकार या सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग अगर अन्याय कर रहे हैं, तो उसके सिर्फ वही लोग भागीदारी नहीं, उसके भागीदार हम लोग खुद भी हैं। जी 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 संतोष जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में आप जैसे लोग ओबीसी समाज से बहुत कम 1% लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, जो कम से कम जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इस बात को देख रहा है, सुन रहा है, उनके लिए कुछ एक एजेंडा, कुछ प्रोग्राम जरूर बनना चाहिए। एक सबसे पहले तो इसकी एक स्टडी हो के लोगों से मिले, एक तो बातचीत शुरू हो, एक धरना प्रोटेस्ट जो भी हो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ आप लोगों के पास कुछ प्लान है तो उसको भी जरा बताइए। हाँ हाँ अभय जी, देखिए अभी हम लोगों ने इस पे बातचीत करना शुरू किया है। हमारी टीम है जो रोस्टर के मूवमेंट के समय हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही शुरू किए थे। पूरे देश में वो आंदोलन हुआ, हालांकि हम लोग शुरुआत तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ था, लेकिन हम लोगों से कई गुना ज्यादा मेहनत करने वाले और सेक्रीफाइस करने वाले पूरे देश में लोग लड़े, और उस लड़ाई में हमको सफलता मिली। उसी ट्रेंड पे, उसी पैटर्न पे हम सोच रहे हैं कि इसका जमकर विरोध किया जाएगा और हर स्तर पे विरोध किया जाएगा, जिसकी जल्दी है। हम 1-2 दिन में इसकी बड़ी मीटिंग करेंगे और सबको इकट्ठा करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो जितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, दिखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड। 10% 20% सेंटर स्टेट, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जी। मेन बात है कि ओबीसी को हायर एजुकेशन से पहले भी दूर रखा गया और अभी भी दूर रखने के लिए जो भी है, जो पिछले दरवाजे से सारी कोशिश हो रही है। जितेंद्र जी, हाँ, वो आप अपने अनुभव जी, आखिरी पत्थर जो ओबीसी के रास्ते में डाला जा सकता है, वो आखिरी पत्थर तक डाला जाएगा, तभी उसको आरक्षण मिलेगा। ये हमेशा से रहा है। तो यही है कि मेडिकल में कितने दिन तक होल्ड किया जाए, यही इनका वो है। जितेंद्र जी, आप पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, आपने मंडल आयोग को भी देखा है, और पत्रकारिता में जितनी जातियां हैं और जितने जातिगत भेदभाव है, कुछ कहना ही मतलब उनको तो कोई पूछ भी नहीं सकता है कि सारे एडिटर और बड़े बड़े पत्रकार ऊपर किस जाति से आते हैं। आपके अनुभव, आप कुछ लोगों को बताना, मतलब जो लोग नौजवान पीढ़ी है या जो लोग भी इसमें संघर्ष करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए आपके कुछ अनुभव से कुछ कहना चाहते हैं, तो इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये लड़ाई तो देखिए, मतलब मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को ही लड़नी पड़ेगी। और मतलब ईमानदारी पूर्वक अगर मुझसे मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लीडरशिप, ओबीसी लीडरशिप कोलैप्स कर गया है, उनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि मतलब जब मंडल 2 इसको कहा जाने लगा और उस तरफ से प्रदर्शन होने लगे, और इस तरह से मतलब बेहुदा प्रदर्शन जब होने लगे, मतलब पिछड़ों की सरकार, तो आप लीडरशिप से कोई अपेक्षा करें उसमें तो मुझे शक है। हाँ, लेकिन एक यंग जनरेशन जो है ओबीसी में, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि वहां से बात निकलेगी। और फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने मंडल का लाभ लिया है, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है वो, क्योंकि अभी भी 12% ही 27% में वो वैकेंसी फुलफिल हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो भी रीढ़ सीधी करे। जैसे एक पटेल को मैंने देखा जो जेएनयू में आंदोलन कर रहे थे, और जब वहां आईएएस हुए तो एसडीपीओ समथिंग, तो जर्नलिस्टों को पीट रहे थे। मतलब वो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। उनको अपने मतलब किसी भी आईएएस की नौकरी किसी सरकार के बस की बात नहीं है कि अगर आप ठीक हो तो आपकी नौकरी ले लेगा। आप ट्रांसफर कर सकता है अधिक से अधिक, पोस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास तभी भी मतलब बहुत अधिकार हैं, आप अपनी नौकरी बचा के और कहीं भी रह के आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मुझे सारा दारोमदार आज के दिन जो है यूथ पर है, और मुझे लगता है वो फाइट करेंगे उसको, और वो ज्यादा बेहतर तरह से। और आज की स्थिति ये है, आप देखिए 7 वर्षों में सबसे ज्यादा नौकरियां कम हुई हैं, और सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, मतलब अपर कास्ट को भी नौकरी नहीं मिली है, तो भी तो सड़क पर आएंगे। तो जब ओबीसी का एक चंक भी उनके साथ मिलकर करेगा कि नौकरी भी मिले और हमारा राइट भी हो,
तो शायद वो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। दलित तो उनके साथ, दलित तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और मतलब पिछले 4-5 वर्षों में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा दिखा वो कि अब ओबीसी दलितों के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत पहले बावन दास मेश्राम है, बामसेब वाले, उनसे मेरी भेंट हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि सर ऐसा क्यों है कि पूरे ओबीसी की मतलब मंडल की लड़ाई दलितों ने लड़ी, पिछड़ों का कोई बहुत योगदान नहीं था इस लड़ाई में, तो इससे दलितों को क्या लाभ हुआ। तो उन्होंने एक बात कही और जो मेरे दिमाग में ही नहीं थी कि मतलब इस तरह से मैं सोच ही नहीं पाया था। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि दलितों को लाभ नहीं हुआ इससे? मैं कहा मुझे तो नहीं लगता लाभ हुआ। तो उन्होंने कहा कि दलितों को ये लाभ हुआ कि पहले जो ऐसे कॉर्नर करते थे उंगली दिखा के कि ये दलित है, ये रिजर्वेशन से आया है, ओबीसी को रिजर्व मंडल लगने के बाद ये जो कॉर्नर करना की स्थिति थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब एक फोर्स हो गया, उसके साथ ओबीसी जब खड़ा होता है उनको कॉर्नर नहीं करता है। तो एक ये परिवर्तन तो डायरेक्ट जब उन्होंने कहा तब मैंने नोटिस किया कि अच्छा ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जब वो खड़े होंगे, मतलब दलित खड़े हो जाते हैं ओबीसी के साथ, अब ओबीसी ब्यूरोक्रेट से नहीं खड़ा हो रहा है अभी भी दलितों के साथ, इसका ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि जो यूथ हैं, जो मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, वो लड़ाई लीड करेंगे और ओबीसी लीडरशिप से मुझे, और ओबीसी लीडरशिप बाध्य होगा उनके साथ उनकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब जी संतोष भाई, आप जी आप कुछ, शायद आपकी कुछ आपत्ति है या कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, आपत्ति नहीं है। मैं सर की बात को इंडोर्स करूंगा कि जो ये यूथ वाली बात कर रहे हैं ये सही बात है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कुछ सेकंड में, कि जैसे पहले आप याद करिए भाई कि जेएनयू हो, जेएनयू को तो नहीं कर सकते, जामिया हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जितने बीएचयू हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये हमेशा सोशल जस्टिस के विरोध के सेंटर हुआ करते थे। लेकिन जब ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी को लोग जब इस इंस्टीट्यूशन में पहुंचे हैं, तो अब ये सोशल जस्टिस के पक्ष में मूवमेंट के सेंटर हो रहे हैं। जैसे रोस्टर आंदोलन को आप एग्जांपल ले रहे हैं। तो मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि ये जो एक ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी, खासकर मुस्लिम का जो एक यूथ आया है, अब वो अवसरवादी नहीं होगा अपने पॉलिटिशियन के साथ, वो मुद्दे के साथ टिका हुआ है और वो मुद्दे के साथ रहेगा और वो अब इस लड़ाई को लड़ेगा। तो मुझे लगता है, मुझे लग रहा है संतोष जी की पॉलिटिक्स में बड़ी पावर होती है। कम से कम जो लोग अभी सोए हुए हैं या ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, कम से कम उनसे मिलके और एक ड्राफ्ट बहुत ही आसान बना के उनको देना चाहिए कि देखिए ये हाल है, आप नहीं बोलेंगे तो आपके कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनका हाल और भी बुरा होने वाला है। बाकी आपको जो सोचना है वो सोच लीजिए, फिर हम आपसे मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तेंदर सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ अभय भाई, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर भारत का जो ओबीसी और दलित लीडरशिप है वो सवर्णों से बहुत डरता है। और ये पिछला 7 वर्षों से आप देखेंगे तो सवर्णों का इतना डर ओबीसी और दलित लीडरशिप में आज तक मैंने नहीं देखा। और हकीकत यही है कि सवर्ण इतने पावरफुल हुए हैं इस पूरे बीजेपी रिजिम में कि शायद वैदिक पीरियड में इतना सवर्ण पावरफुल नहीं होगा। मुझे लगता है तब भी ये गुंजाइश थी। तो पूरा मतलब अखिलेश यादव की चुप्पी, मायावती की चुप्पी, मतलब ये बहुत कुछ बताता है। पूरा सर मैं भी लीडरशिप मैं भी अखबार में कहीं कहीं कुछ लिखता हूँ, किसी मीडिया का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत जगह है कि अगर आप ब्राह्मणवाद वहां पे लिख दिया तो उसको अगले दिन होता है कि एक विशेष मतलब जाति के ने ऐसा किया, वो कभी ब्राह्मणवाद इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये चीजें मैंने 5-7 सालों के अंदर में मैंने बदलाव देखा। अगर आपने लिखा कि ओबीसी कम्युनिटी ब्राह्मणवाद की वजह से परेशान है, तो अगले दिन आएगा कि ओबीसी कम्युनिटी एक खास जात की वजह से परेशान है। कौन सी जात है किसी को कुछ पता नहीं। वो तो हो सकता है स्टेटमेंट में कहीं आ भी जाए कि अन्य खास जाति से, लेख तो आपके नहीं ही छपेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी के आने लेख भी नहीं छपेंगे। अगर छप गए तब मैं कह रहा हूँ, अगर छप गए तब कह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक व्यू होता था। आज के दिन आप देख लीजिए सारे ओपिनियन पीस जो है, मतलब आप कोई भी अखबार ले लीजिए, हिंदी अंग्रेजी, मतलब अगर वो एक दिन में 3-4 लेख है किसी भी अखबार में, तो उसमें से चारों लेख अपर कास्ट का होता है और गवर्नमेंट के पक्ष में होता है। तो मतलब उस दिन एक मैंने ट्वीट किया था और एक फेसबुक पर लिखा भी था
कि आप एनडीटीवी पर एक बहस चल रही थी कि मंडल 2 की वापसी हो गई, और उसमें आप पाएंगे कि मंडल 2 की वापसी में लोग कौन कौन थे। जो प्रोग्राम को एंकर कर रहे थे वो अखिलेश शर्मा, जो गेस्ट थे विनोद अग्निहोत्री, एक कोई भट्ट, डीयू वाली, एक गीता भट्ट, है, हाँ गीता गीता भट्ट, भट्ट, हाँ एक ब्रजेश शुक्ला। तो मतलब 5 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण महासभा ने फैसला दिया कि ये बीजेपी मोदी का जो कैबिनेट है ओबीसी 2 का कैबिनेट है। तो आप गेस्ट भी ब्राह्मण बुलाए जा रहे हैं, मतलब गेस्ट मतलब न सिर्फ प्रो बीजेपी बल्कि वो अपर कास्ट होना चाहिए। तो ये तो लड़ ही नहीं सकते, ओबीसी लीडरशिप की हैसियत ही नहीं रह गई है कि वो खड़ा हो पाए, जबकि 60% ओबीसी है। और आपको आश्चर्य होगा कि 60% ओबीसी है, उसमें ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन 120 है, 120 एमपी लोकसभा में, जबकि कायदे से कितना होना चाहिए आप अंदाजा लगाइए। अगर एससी एसटी के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान ना होता तो आपको 1-2 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आपको एमपी मिलते, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण एमपी 39% है। 5% पॉपुलेशन नहीं है देश में ब्राह्मण का, लेकिन 39% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में। राज्यसभा में तो संख्या 60 तक जाएगा जी। तो ओबीसी लीडरशिप लड़ाई नहीं लड़ सकता आपने, वो यूथ को लड़ना पड़ेगा। जी, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ओबीसी समुदाय में पैदा होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो कि डॉक्टरी का जब एग्जाम देते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है एनईईटी के थ्रू, उसमें गुज़श्ता 4 या 5 सालों से उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। और एक डेटा के मुताबिक तकरीबन 11,000 अगर रिजर्वेशन दिया जाता तो 11,000 अभी तक ओबीसी के डॉक्टर हो गए होते। उससे समाज का भला हुआ होता, देश का भला हुआ होता। लेकिन आज इस पे चुप्पी साधी गई है। हम जैसे जो बहुत ही जिनके रिच बहुत कम है, ऐसे लोग इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। संतोष यादव जी असिस्टेंट प्रोफेसर राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमसे बात की, और ये बहुत एक्टिव भी है यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने वादा किया कि ये लोग इसको लेके बहुत एक बड़ा कैंपेन लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और जितेंद्र कुमार जी, जो कि जाने माने पत्रकार हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने भी अपनी लेखनी और अपने अनुभव के आधार पर कहा कि ये लड़ाई जो है, जो कि प्रगतिशील विचार रखने वाले जो भी यूथ हैं, उनको अपने हाथों में लेना पड़ेगा। लीडरशिप जो है, खासकर ओबीसी लीडरशिप, वो एक ब्राह्मणवाद के दबाव में बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा है। शायद यूथ उनको रास्ता दिखाए तो शायद सूरत हाल कुछ बदले। सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोग ज्वाइन किए, और हम लोगों को लगता था, हमें लग रहा है कि इस तरह की बातचीत और भी ज्यादा होनी चाहिए, और ये बातों को और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। देश में सबको न्याय मिलना चाहिए। ये किसी एक खास जाति का और किसी खास संप्रदाय और धर्म का देश नहीं हो सकता। थैंक यू सर। थैंक यू अभय जी, थैंक यू।